तो आज मैं आपको ना कुछ असाइनमेंट्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूँगा कि जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो उसमें लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्या क्या कुछ कहता है उसके अंदर। तो देखो, जब आपको मैंने असाइनमेंट्स आपको जैसे सेंड करें, आपको सेम टू सेम असाइनमेंट टाइप करना है। जो चीज़ आपको बोल्ड में बता रखी है ना, या असाइनमेंट में आप जब चेक करते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है, ठीक है, आपको इसमें एक टेबल दे दी बनाने के लिए, और इसमें जो चीज़ कैपिटल में है वो आपने कैपिटल में ही लिखनी है, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखेंगे। और साथ ही अगर आपको हेडिंग रो बोल्ड में दिखा रखी है ना, तो आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है बिना कहे। फिर चाहे हमें नीचे बोल रखा हो इस सेक्शन में किसी भी पॉइंट में, या ना बोल रखा हो, ठीक है, वो तो एक सेकेंडरी पार्ट है हमारा। पर अगर आपको असाइनमेंट के अंदर हेडिंग्स या कोई भी अनदर टेक्स्ट आपको बोल्ड दिखाई देता है, तो आपको सेम ही टाइप करना है। फिर आप तो सबसे पहले आपने जैसा भी ये टेबल बना ली, और टेबल बनाने के बाद जैसा भी मेरे पास रेडी है टेबल ऑलरेडी, ठीक है, बनाने के बाद कुछ ऐसी शो होगी जिसमें हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। अब टोटल दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें टोटल और एवरेज तो निकालना ही है। फिर तो कैसे निकालेंगे टोटल के लिए मैंने आपको कई सारे पार्ट बताए थे कि अलग अलग मेथड से कि हम टोटल कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा था सेल बाय सेल मेथड, बंद रहने दो, बाहर मत खोलो, डोर मत खोलो, बंद रहने दो, सामने ध्यान दो। अब मैंने यहाँ पर टोटल निकालना है। एक आपने सेल बाय सेल मेथड पढ़ा था जिसमें आपने इक्वल टू फर्स्ट सेल यानी B2 फिर प्लस में C2 प्लस D2, ये तो था आपका सेल बाय सेल मेथड से। दूसरा आपने पढ़ा था यूजिंग बाय सम फंक्शन, इक्वल टू सम लिखने के बाद, अब जब भी किसी फंक्शन के थ्रू आप कैलकुलेशन करते हैं कोई भी, और उसके नेम के बाद ना ब्रैकेट जरूर लगती है, और ब्रैकेट लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर सकते हैं, ब्रैकेट लग गई। देन उसके बाद अब टोटल करना है पांचों का। चाहे तो आप टाइप कर दो रेंज को, कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है, B2 से लेके हमें कहाँ तक करना है, F2 तक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, B2 कोलन में F2, चाहे तो टाइप कर दो, या मैंने इसको डिलीट करा। टाइप करने की बजाय आप एक काम और ये भी कर सकते हैं, माउस की हेल्प से ना रेंज को सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लो सिंपल, और लास्ट में फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करने की नीड नहीं पड़ेगी, सिंपल एंटर भी प्रेस कर सकते हो, ब्रैकेट खुद ही बंद हो जाएगी। टोटल आ गया। और हमने इसको फिर कॉर्नर पॉइंट से डबल क्लिक कर देंगे, चाहे तो आप क्लिक दबा के नीचे ड्रैग भी कर सकते हो, या हमने कंट्रोल जेड से अंडू करके कॉर्नर पे जब ब्लैक कलर का प्लस आएगा डबल क्लिक कर दो, टोटल हो गया सभी का। एक दूसरा तरीका और भी बताता हूँ। मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करा, कल आपको मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कैलकुलेट करना में टोटल यूजिंग बाय ऑटो सम, यानी आपको अब सम लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस कर दो, और यहाँ पर आपने लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है, या फिर ऊपर से ऑटो सम पे जब आप माउस लेके जाते हो तो ये ब्रैकेट में ऑल्ट इक्वल नीचे लिखा हुआ भी आता है, माउस ले जाने पर ऑटो सम की शॉर्टकट होती है ऑल्ट इक्वल। मैंने ऑप्शन पे क्लिक कर दिया जैसे ही, तो क्लिक करते ही देखो यहाँ पर रेंज लिखी हुई आ गई इसके अंदर, एंटर दबा दो, बस टोटल हो गया इसका। अब ये तो एक का टोटल है ना, हमें तो पांचों का टोटल करना है। तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि इन पांचों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करके ऑटो सम कर दो या ऑल्ट इक्वल दबा दो, एक ही बार में सभी का टोटल होगा। पर इसका ना एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड में ना यहाँ पर अगर सब्जेक्ट से पहले सपोज करो कि अगर एक रोल नंबर का कॉलम भी दे रखा होता, मैंने यहाँ पे ना राइट क्लिक करा इंग्लिश के कॉलम नेम पर, राइट क्लिक करा, ऑप्शन आएगा कि इंसर्ट के नाम से मैंने कॉलम ऐड कर दिया, जिसके बाद रोल नंबर के नाम से हमने एक न्यू कॉलम अलग से क्रिएट करा, मैंने रोल नंबर दे दिया 501। ऐसे मुझे 2 3 4 5 भी लिखना है। अब टाइप करेंगे तो टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है, सामने सामने छोड़ दो बाहर। रोल नंबर है 501 लिखा, हमें 505 तक चाहिए सभी का। अब सभी का टाइप नहीं करेंगे, उसके लिए अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्या होगा,
सेम आ जाएगा ना 501, पर हमें तो 2 3 4 5 चाहिए। तो आप जब इस चीज़ को ड्रैग करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से ना, देखो ये मैं अब कंट्रोल बटन प्रेस करके रख रहा हूँ कीबोर्ड से, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा कॉर्नर से, तो देखो क्या होगा, 2 3 4 5 हो गई। इंक्रीज वैल्यू 1 पॉइंट, जब भी किसी सेल में आप कोई भी रेंडमली कोई भी एक डिजिट, चाहे वो कितनी भी डिजिट्स की हो, कितनी भी लेंथ ही हो, कितनी भी स्मॉल हो, जब भी आप उस वैल्यू को नॉर्मली ड्रैग करते हो तो सेम अमाउंट आएगी नीचे वाले बाकी सभी सेल्स में भी। पर अगर आपको अमाउंट 1 पॉइंट इंक्रीज करनी हो जब भी, तो इंक्रीज करने के लिए ड्रैग विद कंट्रोल बटन, साथ में ना बस कंट्रोल बटन और प्रेस कर लेना, वैल्यू 1 पॉइंट इंक्रीज होकर आ जाएगी। एक दूसरा तरीका और ये भी कर सकते थे हम कि मान लो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन ही खराब है, या आप ये वाला आप मेथड भूल जाते हैं, तो एक और मेथड होता है कि नेक्स्ट सेल में ना 502 लिखो और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो। अब आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना। अगर आप दो सेल्स में एक साथ डेटा टाइप करके पहली और दूसरी एंट्री मैन्युअली करेंगे, देन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना, फिर आप ड्रैग करोगे तो देखो अपने आप इंक्रीज होगी। अब देखो हमें कंट्रोल भी प्रेस नहीं करना पड़ा। कंट्रोल हमें तब प्रेस करना पड़ेगा जब सिंगल सेल के अंदर डेटा उसे रखे। दो सेल का डेटा एक साथ ट्रैक करोगे तो कंट्रोल की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सीरियल नंबर दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको फर्स्ट वैल्यू दे दी जाए 100 और सेकंड वैल्यू है 110, दोनों के बीच में कितने डिजिट्स का गैप है? 10 का गैप है। अब यहाँ पे असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मार्क लिखे हुए नजर आ रहे हो। अब मेरे को ना फाइंड करनी है बाकी सभी वैल्यूज चारों, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? यानी कि हर एक के बीच में 10-10 का डिफरेंस। टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पॉइंट से इसको ड्रैग कर दो, आ गया ऑटोमेटिकली गैप। दोनों में जितना भी गैप था, ऊपर हमने 1 और 2 लिखा था, तो ड्रैग करने पे सभी के बीच में एक सिंगल डिजिट का गैप था सीरियल नंबर्स में, तो 1 का गैप आया। अगर मैंने 1 के बाद 3 लिखकर ड्रैग किया है, दोनों को सिलेक्ट किया, तो दोनों के बीच में 2 डिजिट्स का गैप है, तो नेक्स्ट वैल्यू 57। तो इस तरीके से आप ऑड इवन नंबर्स लेकर आ सकते हैं। आपको यहाँ पे 17 का टेबल चाहिए, 17 लिखा, नेक्स्ट में 34, 17 का डबल। अब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखो 17 का टेबल आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, ये तो क्या सीरियल नंबर्स का। और अब हम अगर ये चीज़ देखेंगे ना, जो हमने रोल नंबर लिखे थे डिलीट कर दिए सभी के। अब मेरे को सभी का टोटल निकालना है। मैंने 5 सेल्स को सिलेक्ट किया, ऑटो सम या ऑल्ट इक्वल प्रेस करने पर अब इसने क्या करा, देखो 501, 502 ये सारे भी ऐड हो गए। वो कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यूज का टोटल कर देता है, पर हमें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा इंग्लिश से पिक करना था ना, तो आपको इसमें या तो टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इक्वल टू सम करके ना इतना आप सिर्फ लिख लो और इसको सिलेक्ट कर लो, खाली एंटर करके आप इसको ड्रैग कर दो, कॉर्नर पॉइंट से डबल क्लिक करा, ड्रैग कर दो। फिर आता है कि एवरेज निकालनी है। अब एवरेज निकालने के लिए हमने इज इक्वल टू एवरेज लिखा। अब देखो नेम नीचे सिलेक्टेड मिल रहा है। कई बच्चे क्या करके आते हैं भाई, जल्दी जल्दी में ना, जैसे भी मैं यहाँ पे एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, अभी फंक्शन कौन सा सिलेक्टेड है, एव डेव का, हमें तो एवरेज का चाहिए, और ध्यान नहीं देते, जल्दी जल्दी में ना आप टैब दबा देते हैं और ऐसे में गड़बड़ कराता है कि भाई फंक्शन तो गलत हो गया, और इतना भी ध्यान नहीं देते कि भाई इतना कि भाई इसमें एव डेव आ चुका है, सामने दिख भी रहा होता है, और फिर भी फटाफट से सिलेक्ट करके एंटर करके ड्रैग करके ख़त्म। तो ये चीज़ें एक्सेल में ध्यान रखो, एक्सेल में काफ़ी केयरफुली काम करना पड़ता है। इसमें मिस्टेक हो गई, हो सकता है कुछ और भी ऐसी कैलकुलेशंस हो इस रेंज के ऊपर, अगर एक अमाउंट गलत तो बाकी भी गलत। तो यहाँ पे टैब की प्रेस करी हमने, रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, और इसको भी हमने डबल क्लिक से कॉर्नर से ड्रैग करेंगे। और अगर आपने मान लो कि अगर इसको भी नहीं निकाला, तो आप एक साथ दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके
कॉर्नर से क्लिक दबा के ड्रैग कर देना। और सिलेक्शन के लिए ना कैसे करनी है, जहाँ से लेकर जहाँ तक आपको सिलेक्शन करनी है ना, सबसे पहले उस पर माउस लेके जाओ और लेफ्ट बटन दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना है उस सेल तक जहाँ तक सिलेक्शन करनी है। और जब भी कोई रेंज आप सिलेक्ट करते हैं ना, जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं सिलेक्शन, उस सेल का जो कलर होता है वो नॉर्मल शेड में रहता है। और बाकी सभी सिलेक्टेड सेल्स पे जो शेडिंग कलर होता है ना, सिलेक्टेड सेल्स पे कलर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो हमने दोनों को सिलेक्ट करके कॉर्नर से डबल क्लिक, यहाँ तक डन। आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब देखो टेबल कंप्लीट इतनी तो हो गई जितनी हमें गिवन है, ये नहीं आएगा आपका। मैंने राइट क्लिक करा, रोल नंबर को डिलीट कर दिया। कहाँ पे राइट क्लिक किया? कॉलम के नेम पर, हेडिंग के नेम पे नहीं, बी के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया कॉलम के नेम पर और डिलीट कर दिया कॉलम, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा, तो हमने वापस हटा दिया। नेक्स्ट इसी में आगे ना एक तो ये ध्यान रखना है, जब भी कोई आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसके ऊपर बॉर्डर जरूर देनी है। तो बॉर्डर देने के लिए अभी देखो इस पर बॉर्डर नहीं है। और अगर आपने प्रीव्यू चेक करना हो, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू 2007 वर्जन में जब आप प्रिंट प्रीव्यू देते हो ना तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। और बाकी वर्जन में अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो साइड में ना आपको प्रिंटिंग के ऑप्शन भी मिलेंगे और राइट साइड में ये चीज़ आपकी प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा। और 2007 वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर जब आप माउस से क्लिक करेंगे ना, सिंगल क्लिक, तो ये जूम भी हो जाएगी स्क्रीन। और इसमें आपको दिखा भी रहा है प्रिंट प्रीव्यू में। नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है, दूसरे वर्जन में भी आपको पढ़ा दूंगा कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, कि क्या चीज़ होता है कि प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में क्या फ़र्क होता है, वो हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। वर्जन की बात करें, देखो अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो 2007 या 10 में से कोई भी एक कर लेना, एक ही बात है। और वैसे पर्सनल यूज़ के लिए आप करना चाह रहे हो तो कोई भी कर लो। वैसे अगर 2010 के बाद वाला करोगे, एटलीस्ट आपके पास 2013 वर्जन होना चाहिए फिर, या आप अपने कंप्यूटर में 2 वर्जन एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको तो एक बेसिक पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो मिनिमम 2013 या 16 या 19 या 21 में से कोई भी आप ले लेना। 7 या 10 हम नहीं कहते कि आप यूज़ करें, ये तो हालांकि वैसे इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, बाकी काफ़ी माइनर सा फ़र्क है, ठीक है। बहुत ही रेयर से ऑप्शंस होते हैं कुछ ऐसे जिनमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा सा उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपने 7 या 10 में किया तो आप बाकी वर्जन को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, या नए में काम कर लिया पुराना नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2-3 ही ऑप्शन होते हैं सिर्फ ऐसे किसी भी वर्जन के अंदर, नए और पुराने को लेकर सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेकर आपको फ़र्क देखने को मिलता है जो आपको पढ़ना पड़ता है। और वो भी वो चीज़ें आपको तब पढ़नी पड़ती हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी अलग होती है, अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी अलग तैयारी होती है। उन वर्जन को लेकर सभी के पॉइंट्स अलग होते हैं। नेक्स्ट, और देखो मैंने यहाँ पे ना अभी बॉर्डर भी देनी है, बॉर्डर से पहले मैंने अभी पॉइंट पढ़े, यहाँ पर आपको स्टूडेंट रिजल्ट कह रहा है बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। सेम आपको डिज़ाइन करना है जो आपको डेटा गिवन है, और उसके अलावा आपको टोटल और एवरेज भी निकालनी है यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन। यानी एप्रोप्रिएट एक फंक्शन का नाम नहीं है। अब यहाँ पे कई बच्चों ने क्या कर दिया कि अब उसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन। तो कई स्टूडेंट यहाँ पर ना एप्रोप्रिएट यहाँ पर लिख कर आगे, तो ये फंक्शन का नाम नहीं है। एप्रोप्रिएट का मतलब एक उसके कंपैटिबली कौन सा फंक्शन, एक एप्लीकेबल फॉर्मूला लगाना है आपने, एक एप्लीकेबल फंक्शन। अब वो आपने देखना है सम के थ्रू करोगे आप कैलकुलेशन, या ऑटो सम के थ्रू कर रहे हैं टोटल निकालने के लिए, ठीक है। एक उचित फॉर्मूले का यूज़ करना है, यानी कि, ठीक है, हिंदी में वर्ड यानी कि उचित फंक्शन का यूज़ करना है। हिंट आपको मैंने वैसे दे दिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे भी, कि आपको रिकॉर्ड कैसा दे रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कि आपको अगर मान लो वैल्यूज़ ऐड करनी है आपस में, यानी कि प्लस करनी है, तो एडिशन करने के लिए आपको जैसे अब टोटल या एवरेज निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको टोटल करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे ही एवरेज के लिए आप एवरेज यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरे में कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। आपने एक मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला पढ़ा था,
ठीक है। फंक्शन हम लिखते हैं मैक्स और मिन के नाम से, पढ़ा इसको मैक्सिमम और मिनिमम जाता है। क्वेश्चन में जब भी कहे ना कि फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट की जगह पे आ जाए लार्जेस्ट वैल्यू, या फाइंड द मिनिमम या फाइंड द मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको मिन या मैक्स फंक्शन का यूज़ करना होता है। और कैसे निकालना है, यहाँ पे कह रहा है हमें मार्क्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ ईच स्टूडेंट के, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉलम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। सो हमने यहाँ पर ना 2 कॉलम और बनाने हैं। तो एक आएगा मैक्सिमम के नाम से और दूसरा आएगा मिनिमम के नाम से। अब मैक्सिमम में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू मैक्स, नीचे नेम दिखा रहा है सिलेक्टेड, टैब की प्रेस कर दो। उसके बाद आपने यहाँ पर भी रेंज को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन में लास्ट सेल एड्रेस, जहाँ से जहाँ तक आपके सब्जेक्ट्स की रेंज है B2 कोलन F2। ऐसा ही सेम फॉर्मूला आपको लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए भी निकालना है, इज इक्वल टू MIN मिन, और रेंज को सिलेक्ट कर लो माउस की हेल्प से, चाहे टाइप कर दो। एंटर कर दिया, आंसर प्रिंट हो गया। दोनों सेल डेटा को सिलेक्ट करके आप कॉर्नर पॉइंट से इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर देना, सभी का आंसर प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमें ना बॉर्डर भी देनी है कंप्लीट टेबल को, फिर चाहे क्वेश्चन में आपको बोल रखा है या नहीं, तो सिलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल A। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कंट्रोल A से करने से पहले ना, अगर आपका सिलेक्शन पॉइंट जैसा भी नीचे मेरा H9 सेल के अंदर क्लिक हो रखा है, अभी मैंने कंट्रोल A कर दिया तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी, और अब अगर आप बॉर्डर भी दोगे तो पूरी वर्कशीट पे आ जाएगी, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें तो सिर्फ ऊपर वाली टेबल को देनी है। और बाई चांस आपसे गलती हो भी जाए कि आपने अगर कंप्लीट वर्कशीट को अगर बॉर्डर दे दी, यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक कर एरो बटन पे, ऑल बॉर्डर दे दी, तो हटाने के लिए भी क्या करो, अगर आपने सिलेक्शन भी हटा रखी है ना, कंट्रोल A से दोबारा सिलेक्ट करके आप ऑप्शन पे जाके नो बॉर्डर तो कर सकते हो, पर अगर यही चीज़ आप ऑन द स्पॉट हटाते हो ना, तो आप अंडू भी कर सकते थे। फिर नो बॉर्डर पे जाने की बजाय अगर आपसे पूरी शीट पे बॉर्डर अप्लाई हो जाए, तो कंट्रोल Z से अंडू करके टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A टेबल में क्लिक करके, और फिर आप ऑल बॉर्डर दे अप्लाई होगी। इसके अलावा हम हेडिंग देखेंगे ना जब, तो देखो इसके अंदर डार्क है, बोल्ड हो रखी है, तो आपने भी यहाँ से बोल्ड करनी है। हेडिंग्स सिलेक्ट करके रो को कंट्रोल B दबा दो, बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और ये ध्यान रखना, देखो मैक्सिमम देख रहे हो थोड़ा सा M कट गया, अब दूसरे पेज पे जा रहे हैं, और काम भी देख रहे हो बीच में एक लाइन सी आ रही है, ये डॉटेड लाइन, ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, हमें क्या अलर्ट कर रहा है, हमें एक ना ये बताना चाह रहा है कि इस लाइन के आगे से जितना भी काम है ना, वो आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ये लाइन हमें ये चीज़ बताती है, हमें अलर्ट करने के लिए होती है। इस चीज़ को बोलते हैं पेज ब्रेक लाइन। तो ये ब्रेक लाइन जो होती है, पेज ब्रेक बता देती है हमें कि यहाँ से पेज आपका ब्रेक हो रहा है, कि राइट में इस कॉलम का काम सेकंड पे जा रहा है। और ये चीज़ चेक करने के लिए मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, कंट्रोल F2 देख सकते हैं मैक्सिमम आ रहा है, सेकंड पेज पे जाना है, ऊपर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करते ही देखो एक कॉलम दूसरे पे जा रहा है, नीचे दिखा भी रहा है स्टेटस में प्रीव्यू में 2 of 2। वापस मेन पेज पे जाने के लिए आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो, या आप क्लिक कर दो। और हम चाहते हैं अब इसको ना एक पेज पे भी लेके आना है, तो अभी पॉइंट्स देखते हैं पहले तो इसमें। और इसमें देखो यहाँ पे ना खोलना सर है, विवेक है, कोई विवेक? अच्छा लगा हुआ हाँ जी, ये देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सर। यहाँ भरोसा हो गया भाई, ये बच गए थे तो नहीं देखा। चलिए अगला पॉइंट है हमारा। अब इसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ लिया, बोल्ड भी पढ़ लिया, और जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए ना फील्ड नेम, फील्ड नेम किसको पढ़ते हैं, हेडिंग्स को। जो हमारी ये हेडिंग्स होती है ऊपर वाली, ये हेडिंग नहीं है कि रामसी या मानसी। अब कई बच्चे इसको भी हेडिंग समझ के ना इसको भी बोल्ड कराते हैं, तो ये आपकी फील्ड के नेम नहीं है, आपकी ऊपर वाली हेडिंग्स फील्ड नेम होती है। और साथ में एक ऑप्शन और भी दे दिया, चेंज द पेज ओरिएंटेशन
लैंडस्केप कह रहा है करने के लिए। अब वर्टिकली देख रहे हो यहाँ पे विड्थ तो कम होती है, हॉरिजॉन्टली अगर पेज को आप ऐसे कर दोगे, ये वर्टिकल है, आप ऐसे कर दोगे तो विड्थ बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पेज लेआउट पे जाके ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया, एक पेज पे डेटा आ गया आपका सारा। अब ये सारा काम आपका एक ही पेज पे आ गया, पेज को हमने रोटेट कर दिया। और अब आप इसका अगर प्रीव्यू भी चेक करते हैं, देख सकते हैं एक ही पेज पे आ गया कंप्लीट डेटा। अब और भी ऐड कर सकते हैं आप, एक दो कॉलम और। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है सभी को? वो भी पढ़ाएंगे आगे आने वाला क्वेश्चन। इतना होने के बाद ना फिर आपको सेव करनी है फाइल, और इसमें कह रहा है कि सेव द फाइल विद एन एप्रोप्रिएट नेम, यानी आप एक अपने हिसाब से आप इसको नाम दे दो, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, ताकि आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएँ, अपने सिस्टम में ढूंढ पाए कि फाइल कहाँ पर किस नाम से सेव है। और कैसे सेव करना है, सिंपली आप अपने कीबोर्ड से ना Ctrl+S दबा दो, जिसके बाद आपसे अगर आपकी फाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है, अगर आपकी फाइल फर्स्ट टाइम सेव हो रही है ना, तो यहाँ पर आपसे फाइल का नेम पूछेगा पहले। हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ठीक है CSIR यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और कहाँ पर सेव हो रही है फिलहाल अभी फाइल हमारी, सबसे ऊपर आपको एड्रेस बार में, ये जो सेकंड नंबर रहा है इसमें दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है, पर हमने अभी डॉक्यूमेंट नहीं पता, मान लो कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे जाकर मिलेगा, हमने डेस्कटॉप पे ले लिया। कंप्यूटर की जो मेन स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप करते हैं। सो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करा, फाइल को नेम सेट कर दिया, और सेव पे क्लिक करते ही अब टाइटल बार में भी वही नेम आपको शो कर देगा जिस नाम से आपने फाइल बनाई। और अगर आपको नीचे शीट का नेम भी बदलने के लिए कहता है ना क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे अभी शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है, आप शीट नेम पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे मैंने A1 नाम रख दिया और एंटर कर दो। या फिर आप शीट नेम पर जब राइट क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा रीनेम के नाम से, हमने वापस वही पहले वाला कर दिया शीट 1, एंटर कर दिया। शीट 1 पे इंसर्ट दबाएंगे तो शीट 1 से पहले एक शीट आएगी, बाद में आएगी, पहले आ जाता शॉर्टकट की से। और CSI का क्या मतलब है? ये इनका डिपार्टमेंट का नाम है, साइंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट आपका डन। फिर सेकंड पे आते हैं। अब इसमें देखो एक टेबल दी गई है आपको, जिसमें हेडिंग्स देख सकते हैं आप, बोल्ड है। ये हमारे पास टेबल है रेडी हो चुकी, मैंने पहले से यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई है। तो जैसे हम यहाँ पे टेबल तो है, हमने सिलेक्ट ऑल करा, ठीक है, और बॉर्डर भी दे दी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पे जाके आप ऑल बॉर्डर दे दो, और हेडिंग्स भी बोल्ड थी, तो यहाँ पे हमने बिना कहे, बिना नीचे ऑप्शंस को पढ़े पहले ही बोल्ड कर सकते हैं फिर हम। और जो चीज़ लेफ्ट में है लेफ्ट में भी रखेंगे, राइट है तो राइट में। और हाँ, एक चीज़ और छूट गया हमारा ऑप्शन असाइनमेंट 1 में, वापस जा रहे हैं इसमें ना। जब हमने इस असाइनमेंट को बनाया था, इसमें देखो मैक्सिमम में ना M थोड़ा सा कट हो रहा है, क्योंकि टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है और कॉलम की विड्थ कम है। तो कभी भी ऐसा आपके साथ हो रहा है ना कि टेक्स्ट अगर कट रहा हो, तो आप उस कॉलम नेम की जो राइट वाली बॉर्डर एज होती है ना, आप इसकी एजिस पे डबल क्लिक कर देना, टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट हो गया। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते थे कि आप इसको क्लिक दबा के मैनुअली भी ड्रैग कर सकते हो, लेफ्ट राइट, जितना भी आपको ड्रैग करना है। ऑटो फिट और एडजस्ट किया ना? हाँ जी, ऑटो फिट और ऑटो एडजस्ट का मतलब सेम ही रहता है। नेक्स्ट असाइनमेंट, अब टोटल निकालना है, और टोटल से पहले प्राइस में जब आप देखेंगे सभी वैल्यूज़ के बीच में ना कोमास भी लगे हुए हैं। तो ये जितने भी कोमास लगे ना, 12,000, 3,000, आपको खुद से टाइप नहीं करने, आपने क्या करना है, सभी अमाउंट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है 1000 सेपरेटर का। अब 1000 सेपरेटर बोलते हैं इस कोमा को, कोमा लगाने को 1000 सेपरेटर। और कोमा जो होता है मिनिमम कौन सी डिजिट से स्टार्टिंग होती है, 1000 से स्टार्ट होती है। अब 1000 से कम की वैल्यूज़ पे तो कोमा ही नहीं लगता, और हमने जैसे ही इसको अप्लाई किया कोमा साइन, साथ में ना पॉइंट के बाद में 2 जीरो भी लगकर आ रही है, यानी कि 2 डेसिमल वैल्यू भी आ गई। अब उसमें असाइनमेंट में आप जब देखेंगे यहाँ पर नहीं दिखा रखी,
तो आप यहाँ पे क्या करो, डिक्रीज डेसिमल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखा है, एक इंक्रीज डेसिमल और दूसरा डिक्रीज। क्लिक बाय क्लिक आप डिक्रीज कर दो। और इसके बाद अब हमें टोटल भी निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए इक्वल टू क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्राइस दे रखा है 12,000 रुपये है, प्रोडक्ट एक आइटम का प्राइस है 12,000 रुपये। तो आपने 4 लैपटॉप खरीद लिए तो कितने रुपए के होंगे, आपने वैल्यू नहीं लिखने की, इक्वल टू 12,000 गुना में 4 लिख दो कहीं, आप गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेल का एड्रेस उठाना है, तो यहाँ पर पहले यानी कि 12,000 को मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसका सेल एड्रेस टाइप करेंगे, यानी कि B2 कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। पर 4 किस में लिखा है, वो भी तो सेल में लिखा हुआ है। अब कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी ये गड़बड़ करते हैं कि प्राइस तो उठा लिया, रेट तो उठा लिया, कहाँ से, सेल एड्रेस से, इनटू में इसको 4 कर देंगे, इसको नहीं उठाएंगे, और फिर जब ड्रैग करेंगे तो भाई वो भी तो 4 से ही होगा, वो तो फिक्स कर दिया आपने अमाउंट, तो ये भी तो आपने वैल्यू सेल से उठानी है, तो दोनों वैल्यू आपने सेल से रीड करानी है और दोबारा से ड्रैग करना है इसको। फिर आपने जब आपकी 10-12 असाइनमेंट्स हो जाएंगी फिर आपको शॉर्टकट से बताऊंगा और स्पीडली कर पाओगे आप इन चीज़ों को, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी इसको करना स्टार्ट करो, ठीक है। असाइनमेंट्स को पीछे मत छोड़ो इसको। तो कल आपकी कम से कम 5-6 असाइनमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 5 असाइनमेंट, जिन्होंने अभी तक नहीं करी 5, ठीक है। कोशिश करो ज़्यादा करने की, फिर अगर आपके पास टाइम है निकाल सकते हो, ठीक है। और नहीं करना, और नहीं कराएं अभी, बस 2 ही करने हैं। इसको पॉइंट तो कवर कर लो कंप्लीट। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला असाइनमेंट, सेकंड वाला। अब 2 मिनट और रुक जाओ। जैसे अब होम थिएटर में देख रहे हो, थिएटर पर नीचे है, होम ऊपर है। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे टेक्स्ट आपको कट किया हुआ डिस्प्ले कर रहा है, आप सेल पे जाके सीधा ऑल्ट एंटर करेंगे ना, तो देखो ऊपर वाला सेम टेक्स्ट नीचे आ गया, अंडू कर दो। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कभी भी ऑल्ट एंटर, कि सीधा सेल पे जाके ऑल्ट एंटर दबा देंगे ना। या तो आप इसको ऊपर ऑप्शन पे रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑन कर दो, नीचे रैप हो गया, या मैंने वापस ऑफ करा। दूसरा तरीका क्या होता है, डबल क्लिक या F2 प्रेस करेंगे, यानी कि सेल में एडिटिंग करेंगे, एडिट करके अब कर्सर को थिएटर के स्टार्टिंग पे ले जाकर हमें जिस भी वर्ड को नीचे लेके आना ना, उसके आगे स्टार्टिंग पे क्लिक करके अब आप ऑल्ट के साथ एंटर दबाएंगे और लेफ्ट ऑल्ट का यूज करेंगे हमेशा। अब ऑल्ट एंटर दबाते थिएटर नीचे गया और दोबारा से एंटर दबा दो, सिंपल डन हो गया। पर एक चीज़ का और भी ध्यान देंगे तो ये जो अमाउंट्स है ना इसकी 1202, ये ऊपर दिखा रखी है टॉप में। एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट पढ़ी होगी। यहाँ पर आपको 6 ऑप्शन दे रखा है, 6 आइकन बने हुए हैं। ये ऑप्शन तो आपको भले ही 6 दिखाई दे रहे हो, काम ये 9 का करते हैं। ये 3 + 3 6 नहीं है, ये काम करते हैं 3 × 3 का। ये टोटल 9 ऑप्शन का काम करते हैं। जैसे आपने गियर वाली साइकिल कभी देखी होगी, 3 गियर आगे हैं 7 पीछे हैं, तो 7 × 3 21 गियर्स होते हैं साइकिल में, 21 गियर्स। अब ऐसे ही सेम काम, अब रोल बताते हैं कैसे। जैसे कि अब यहाँ पर ना मैंने सिर्फ एक ही सेल को सिलेक्ट किया, 1200 को खाली, ठीक है। ध्यान देंगे सामने, बातें नहीं, सामने ध्यान देंगे। देखो पॉइंट क्लियर करते हैं आपको। मैंने इनको सिलेक्ट किया, तीनों सेल्स को। नीचे के जो 3 ऑप्शंस हैं ये क्या काम करते हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट में करने के लिए, सेंटर में या राइट में। अभी टेक्स्ट लेफ्ट में है, सेंटर में है या राइट में है, राइट में है ना। और बाय डिफॉल्ट वैल्यूज राइट में आती है एक्सेल के अंदर जब भी आप एंटर करेंगे। हमने इसको कर दिया लेफ्ट में, ठीक है, या सेंटर में कर दिया या राइट में कर दिया। मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट कर लिया, ये 2 इसको सेलेक्ट कर लिया, खाली 2 को लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में जा रही है, लेफ्ट सेंटर राइट। और ऊपर की 3 अलाइनमेंट की बात करें, ये किस नाम से आ रही है, टॉप में, मिडल में या बॉटम में। कहाँ पर है अभी, बॉटम में है ना, नीचे है देखो सेल के ऊपर। ये सेल में कहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है,
अब मैंने इसको कर दिया बीच में, यानी कि मिडल में, चला गया मिडल में। और मिडल में कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, ठीक है। या फिर हमने टॉप कर दिया ऊपर से। अब ऊपर भी आप तीन पोजीशन, नीचे, 3 बीच में। ऊपर भी लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हो, बीच में भी 3 लेफ्ट सेंटर राइट, और नीचे भी 3 ऊपर, 3 बीच में, 3 नीचे, तो होगी ये 9 पोजीशंस। अब जैसे अब स्क्रीन लगी हुई, यहाँ पर एलईडी लगी हुई है आपके सामने। अब दीवार के बिल्कुल ऊपर या बीच में या नीचे है, वर्टिकली तो बीच में है, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे लेफ्ट में भी गैप है, राइट में भी है, तो ये बीच में होगी। हॉरिजॉन्टल भी सेंटर है और ये वर्टिकली भी, और कई बार क्वेश्चन में लिखा भी आता है, आगे वाली असाइनमेंट्स में है बट वो। और फिलहाल मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके ना यहाँ से सिर्फ टॉप कर दिया और राइट में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें राइट में दिखा रहा है। अब इसमें आपको ना सेम टेबल बनानी है, जैसा क्वेश्चन में बोला है, क्रिएट द वर्कशीट सेम एज गिवन अबव। सेम टेबल बनेगी। उसके बाद आपको टोटल पेबल अमाउंट निकालना है सभी आइटम्स का, कि टोटल कितना होगा, और हेडिंग्स भी बोल्ड होंगी। और इतना होने के बाद चौथे में कह रहा है क्रिएट ए न्यू रो आफ्टर स्पीकर, यानी स्पीकर के बाद में ना अब आपको एक नई रो और भी बनानी है, और उसमें आपको डिटेल भी फिल करनी है। और जो डिटेल है वो क्या क्या होंगी, आइटम का नाम आपने कंप्यूटर, प्राइस 7500 और क्वांटिटी 5। अब हमें स्पीकर के बाद में कह रहा है या पहले, बाद में कह रहा है आफ्टर, तो क्या करेंगे हम, होम थिएटर वाली रो नेम पर राइट क्लिक करके एक रो ऐड करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे आइटम का नेम उसमें ना गिवन था, रेट भी बता रखा था 7500, क्वांटिटी हमें 5। अब हमें टोटल भी निकालना है, चाहे तो आप ड्रैग कर दो माउस से, या कंट्रोल डी दबा दो, ड्रैग सेल शॉर्टकट होता है, कंट्रोल डी ड्रैग या फिल डाउन के लिए। हाँ जी, अगर बीच में कोई सेल लाना हो, इंसर्ट करना हो, मतलब एक बीच में एक सेल और एक सेल इंसर्ट करना हो, वो भी आएगी, टॉपिक्स आएंगे, इसके पॉइंट्स आएंगे आगे ऐसे ऐसे ऐड करने के लिए। और सेव करना है वर्कबुक को, डेस्कटॉप पे कह रहा है, और गिव नेम है CSIR2। ठीक है, ये आपके सामने ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम पढ़ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, और करा दूँ एक, नहीं चलिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप कोई असाइनमेंट बना रहे हो ना, उसका पहला पॉइंट जरूर पढ़ा करो। अब जैसे असाइनमेंट नंबर 3 में आपको क्वेश्चन में ये कह दिया कि भाई सेम टेबल बनानी है, A3 सेल से बनेगी ये टेबल। तो जब आप यहाँ पे इस टेबल को बनाना स्टार्ट करोगे तो सेल नंबर A3 पे जाकर आइटम्स, फिर रेट, क्वांटिटी सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको अंदर प्रैक्टिस। आप अपनी असाइनमेंट चेक करा दो अंदर, गलती देख ली। सर बात बंद करके